आखिर इस अर्थी के साथ यह कुत्ता क्यों जा रहा है और यह अर्थी किसकी है और इस कुत्ते का इस परिवार से क्या संबंध है। मोहन अपने खेत में उगाई गई सब्जियों को लेकर उसे बाजार एक बड़ी दुकान पर बेचने जाता है। दुकानदार पूछता है, मोहन आज तुम्हें लेट कैसे हो गया। मोहन बताता है, मैं कल एक शादी में गया था इसलिए मुझे आने में लेट हो गया। फिर दुकानदार कहता है, मोहन तुम्हारे खेतों में उगाई गई सब्जियों का स्वाद और सुगंध बाकी लोगों की सब्जियों से अलग और अच्छा होता है, ऐसा क्यों। मोहन जवाब देता है, क्योंकि भैया मैं बाकी दूसरे लोगों की तरह बनावटी खाद का प्रयोग नहीं करता हूँ। मैं अपने खेत में गाय के शुद्ध गोबर का प्रयोग करता हूँ, इसलिए मेरी सब्जियाँ बाकी लोगों से अलग होती हैं। इसके बाद दुकानदार हिसाब किताब करता है और मोहन को पैसे देता है और मोहन उन पैसों को लेकर घर आ जाता है, जो कि पूरे 9,930 रुपए था। वह इन पैसों को अपनी पत्नी राधा को देते हुए कहता है, कल हम लोग अपनी मुन्नी को लेकर अस्पताल चलेंगे इलाज के लिए। तभी मोहन की बेटी मुन्नी कहती है, पापा मैं किसी भी अस्पताल नहीं जाऊंगी। दरअसल मुन्नी के दाहिने पैर में बचपन से ही एक ऐसी बीमारी थी जिसकी वजह से वह ठीक से चल फिर नहीं पाती थी और इसी वजह से मुन्नी के भविष्य को लेकर मोहन और राधा चिंतित रहते थे। मुन्नी मोहन से कहती है, मैं जानती हूँ पापा कि मेरी यह बीमारी कभी ठीक नहीं होगी। मोहन बड़े ही प्यार से समझाते हुए कहता है, ऐसा मत कहो बेटी, मैं कल तुम्हें शहर के सबसे बड़े डॉक्टर को दिखाऊंगा और उसके बाद तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। अगले दिन जब शहर का बड़ा डॉक्टर मुन्नी के पैरों को देखता है तो उसे उसका पैर बिल्कुल ठीक लगता है। डॉक्टर मोहन से कहता है, आपके बेटी के पैर में कोई दिक्कत नहीं है, बस इसके अंदर आत्मविश्वास की कमी है। जब तक यह खुद से अपने अंदर आत्मविश्वास नहीं जगाएगी इसे कोई भी ठीक नहीं कर सकता है। यह सुनकर मोहन चिंतित हो जाता है, आखिर वह अपने बेटी के अंदर आत्मविश्वास कैसे जगाए। राधा मोहन को सांत्वना देते हुए कहती है, आप चिंता मत करिए, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, आप देख लीजिएगा हमारी बेटी एक दिन अपने पैरों पर जरूर खड़ी होगी। मोहन को लग रहा था कि उसके बेटी के साथ जो कुछ भी हुआ है यह सब उसके दूसरे जन्म के पापों का फल है। राधा कहती है, यह कोई पाप नहीं है, यह एक रोग है और रोग तो किसी को भी हो सकता है। राधा की बात सुनकर मोहन कहता है, आखिर मेरी बेटी ही क्यों, अगर लड़का होता तो उसका जीवन किसी तरह से पार हो जाता, पर यह लड़की है, विवाह शादी करने के बाद उसे अपने घर जाना है। मुझे तो बस यही चिंता है कि इसका जीवन कैसे पार होगा। रात में सोते समय राधा को एक डरावना सपना आता है और अचानक से उसकी नींद खुल जाती है। वह मोहन को नींद से जगाकर उसे बताती है कि उसने सपने में देखा कि मुन्नी का एक्सीडेंट हो गया है और वह हम लोगों से दूर हो गई, और यह कहकर वह फूट फूट कर रोने लगती है। मोहन राधा को चुप कराते हुए कहता है, पगली तू रो क्यों रही है, सपना सपना होता है हकीकत नहीं। राधा कहती है, पर आपको तो पता ही है ना, मेरे देखे हुए सभी सपने सच होते हैं। मोहन कहता है, यह सब सिर्फ तुम्हारा वहम है, देखो हमारी मुन्नी कितने आराम से सो रही है, और वह समझा बुझाकर राधा को भी सुला देता है। एक दिन मोहन अपने खेत में काम करने के बाद अपने दोस्त दिलेर के साथ वापस घर लौट रहा था। तभी उनकी साइकिल से एक कुत्ते का पिल्ला टकरा जाता है और पिल्ले को चोट लग जाती है। दिलेर मोहन से कहता है, तुम इस पिल्ले को यहीं पर छोड़ दो और घर चलो, पर मोहन ऐसा नहीं करता है। वह पिल्ले को एक पशु डॉक्टर के पास ले जाकर उसके घाव का इलाज करवाता है। पिल्ले के घाव का इलाज तो अच्छे से हो जाता है, पर वह पिल्ला अभी छोटा था और चोट लगने की वजह से मोहन उसे छोड़ भी नहीं सकता था। इसलिए मोहन उस पिल्ले को अपनी पत्नी से छुपते छुपाते घर ले आता है और उसे घर के पीछे वाली झोपड़ी में छुपा देता है। दरअसल मोहन की पत्नी राधा को कुत्तों और बिल्लियों से बहुत नफरत थी। घर पर देर से आने की वजह से राधा मोहन से पूछती है, आज आने में देर क्यों हो गई, और गलती से मोहन के मुंह से कुत्ता शब्द निकल जाता है। कुत्ता शब्द सुनते ही राधा गुस्सा हो जाती है। वह मोहन से कहती है, देखिए जी, मेरे सामने कुत्ते बिल्लियों का नाम मत लीजिए, उनका नाम सुनते ही मेरे तन बदन में आग लग जाती है। यह सुनकर मोहन राधा से पूछता है, आखिर तुम्हें कुत्ते बिल्लियों से इतनी नफरत क्यों है। राधा बताती है, बचपन में एक झबरू नाम का कुत्ता था और एक दिन बिना मतलब के उसने मुझे काट लिया, जिसकी वजह से मुझे 14 सुई अपने पेट में लगवानी पड़ी और तभी से मुझे कुत्ते बिल्लियों से नफरत हो गया। मोहन पिल्ले को चोरी छुपे खाना खिलाता है और उसकी पोटी साफ करता है और अगले दिन उस पिल्ले को अपने साथ खेत लेकर जाता है और खेत में काम कर रही महिलाओं और दिले से इस पिल्ले को पालने के लिए कहता है, लेकिन इसके लिए कोई भी तैयार नहीं होता है। मोहन जब पिल्ले को दोपहर में घर लेकर आता है तो राधा उसे देख लेती है और पिल्ले को बाहर छोड़ने के लिए कहती है। मोहन राधा को समझाता है, इस पिल्ले को उसकी साइकिल के नीचे आने की वजह से चोट लग गई, ठीक हो जाने पर मैं इसे छोड़ दूंगा। पर मुन्नी को यह पिल्ला पसंद आ जाता है और वह भी पिल्ले को छू देती है, पर फिर भी राधा इस पिल्ले को अपने घर में रखने के लिए तैयार नहीं होती है। वह मोहन से कहती है, मैं कुछ नहीं सुनाना चाहती, इस पिल्ले को गाँव की सीमा पर छोड़ आओ और तुम दोनों बाप बेटी बिना नहाए घर में मत घुसना। मोहन इमोशनल डायलॉग मारते हुए राधा से कहता है, राधा इतना कठोर मत बनो, लड़का लड़का होता है, चाहे वह जानवर का हो चाहे इंसान का, और देखो इसे चोट भी लगी है, आज भर रहने दो, कल मैं इसे छोड़ दूंगा।
मोहन की बात सुनकर राधा एक दिन के लिए पिल्ले को रखने की मंजूरी दे देती है। साथ में वार्निंग भी देती है, अगर कल से यह पिल्ला मुझे दिख गया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अगले दिन राधा गाय के गोबर से उपले बना रही थी और उसके आसपास गांव की 2-4 पड़ोसन भी उपले बना रही थी। राधा उन महिलाओं से पिल्ले को पालने के लिए कहती है और एक महिला इसके लिए मान जाती है। लेकिन जब राधा उस महिला को लेकर घर आती है तो देखती है पिल्ला अपनी जगह पर नहीं है। वह मोहन से पूछती है तो मोहन बताता है मुन्नी उसे अपने साथ खेलने लेकर गई है। जब राधा मुन्नी के पास जाती है तो वह देखती है मुन्नी अपने पैरों की चिंता किए बिना ही उस पिल्ले के साथ खेल रही थी। तभी उसे मुन्नी के लिए डॉक्टर के द्वारा दिया गया सलाह याद आता है। मुन्नी के अंदर आत्मविश्वास की कमी है, उसे अपने अंदर आत्मविश्वास पैदा करना होगा। और मुन्नी को पिल्ले के साथ खेलते हुए देखकर राधा की आंखों में खुशी के आंसू और चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। उसे महसूस होने लगता है अगर मुन्नी इसी तरह से उस पिल्ले के साथ खेलती रही तो वह ठीक हो जाएगी। राधा के साथ आई हुई महिला पिल्ले को अपनी गोद में उठाकर कहती है यह तो बहुत अच्छा पिल्ला है राधा, मैं इसे अभी घर लेकर जाऊंगी। लेकिन राधा उससे वह पिल्ला ले लेती है और कहती है अब यह कहीं नहीं जाएगा। अब राधा का मन बदल गया था। वह मोहन से कहती है आज तक जो कोई भी नहीं कर पाया वह इस जानवर ने कर दिया। मैंने अपनी बेटी को इतना खुश और खुद से खेलते हुए कभी नहीं देखा, इसलिए यह जानवर मुन्नी का भाई और मेरा बेटा बनके हमारे साथ ही रहेगा। राधा पिल्ले को अच्छे से नहलाती धुलाती है और उस पिल्ले का नाम मोती रखती है। मोती के घर में आने की वजह से घर में खुशियाँ आ गई थी। एक दिन अचानक से खेलते हुए मोती घर से दूर भागने लगता है और मुन्नी भी उसका पीछा करने लगती है। इस दौरान मुन्नी के पैरों में लगी बेड़ियां टूटकर अपने आप ही गिर जाती हैं और मुन्नी को पता भी नहीं चलता है। देखते ही देखते मोती बड़ा हो जाता है और मुन्नी का पैर भी बिल्कुल ठीक हो जाता है। भाई बहन का आपस में प्यार देखकर राधा और मोहन बहुत खुश होते हैं। एक दिन मोहन को विधानसभा अध्यक्ष पद में मीटिंग के लिए जौनपुर जाना था, पर मोती उसे जाने नहीं दे रहा था। वह बार बार भौंक कर उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, पर मोहन को लग रहा था कि वह शरारत कर रहा है और वह मोती को नजरअंदाज करके चला जाता है। पर तब पर भी मोती भौंक ही रहा था। जब मोहन मीटिंग से वापस अपने घर आता है तो देखता है उसके घर पर कई लोगों की भीड़ लगी है। यह भीड़ इसलिए लगी थी क्योंकि मोहन की बेटी की मृत्यु हो गई थी, जिसे देखकर वह अंदर से टूट जाता है और उसके मुंह से कोई शब्द भी नहीं निकल पाता है। दिलेर ने उसे बताया कि मुन्नी की डूबने की वजह से मौत हुई है। कई दिनों के बाद तो उनके घर में खुशी का माहौल बना था, लेकिन मुन्नी के मरते ही इस घर में मातम छा जाता है। पास पड़ोसी मुन्नी की अर्थी सजाते हैं, उसे शमशान घाट ले जाया जाता है और मुन्नी की सारी अंतिम प्रक्रियाएं पूरी की जाती है। मुन्नी के बिना घर बिल्कुल सुना हो गया था। मोती जमीन पर और मोहन नीम के चबूतरे पर दुखी मन से लेटा हुआ था। तभी वहाँ पर दिलेर आता है और वह मोहन को समझाता है कि तुमने यह क्या हाल कर लिया है, अपने आप को संभालो। मोहन कहता है दिलेर, मुन्नी मेरी इकलौती बेटी थी, भगवान ने उसके बदले मुझे क्यों नहीं उठा लिया। दिलेर उसे समझाते हुए कहता है तुम्हारे हमारे चाहने से कुछ नहीं होगा, बल्कि भगवान जो चाहेंगे वही होगा। जिसका जब समय आता है तो उसे भगवान के पास जाना ही होता है। अगर तुम भी अपने आप को नहीं संभालोगे तो राधा का क्या होगा। उसकी हालत भी देखो, उसने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। फिर कुछ देर बातचीत करने के बाद मोहन दिलेर से पूछता है दिलेर, मेरी बेटी को सबसे पहले तुमने ही देखा, आखिर वह मरी कैसे। दिलेर बताता है कि मुन्नी की मौत पोखरे में डूबने से हुई, लेकिन मोहन को यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मुन्नी पोखरे के पास पहुंची कैसे। यह सुनते ही मोती दौड़ता हुआ एक बगीचे में जाता है और उसे एक आम के पेड़ के नीचे मुन्नी का चप्पल दिख जाता है। फिर मोती वापस घर जाता है और मोहन को उस बगीचे में लेकर आता है जहाँ पर मुन्नी का चप्पल पड़ा था। पेड़ के बगीचे में मुन्नी का चप्पल देखकर मोहन को शक होने लगता है, अगर मुन्नी की मौत पोखरे में डूबने से हुई तो उसका चप्पल यहाँ कैसे आया। मोहन मुन्नी की चप्पल को लेकर पुलिस स्टेशन जाता है ताकि वह यह पता कर सके कि मुन्नी की मौत अगर डूबने की वजह से हुई है तो उसका चप्पल बगीचे में कैसे आया। पर पुलिस वाला उसकी एक भी बात नहीं सुनता है। वह कहता है मैंने तुम्हारी बेटी का मेडिकल रिपोर्ट 4 बार पढ़ा, उसके साथ कुछ गलत नहीं हुआ था, उसकी मौत सिर्फ डूबने की वजह से हुई थी। मेरा फालतू का समय बर्बाद मत करो और जाओ यहाँ से। मोहन वापस मोती के साथ घर जा ही रहा था, तभी मोती रोड पर से गुजरती हुई एक सफेद गाड़ी को देखकर भौंकने लगता है और उस गाड़ी का पीछा करते हुए एक घर तक पहुँच जाता है और उस घर में लगी एक तस्वीर को लेकर वापस मोहन के पास आ जाता है। मोहन उस तस्वीर को देखता है जिसमें 2 आदमी थे। तस्वीर को देखकर मोहन को यकीन हो जाता है कि हो ना हो मुन्नी के मौत के पीछे इन्हीं दोनों का हाथ है। मोहन दोबारा से पुलिस स्टेशन जाता है और उस फोटो को पुलिस वाले को दिखाता है, पर पुलिस वाला इस बार भी रिपोर्ट नहीं लिखता है और मोहन को लेकर एक मंदिर के पास आ जाता है और दिखाता है तस्वीर में जो आदमी थे वे दोनों गरीब लड़कियों का सामूहिक विवाह करवा रहे थे और अपने हाथों से उन लड़कियों का चरण धो रहे थे। पुलिस वाला इन दोनों का नाम जब्बार अंसारी और भोला यादव बताता है। वह मोहन से बताता है कि इन दोनों ने अपना पूरा जीवन गरीब बेटियों की सेवा करने में बिताया है। इन गरीब बेटियों में ही इनको
देवी माँ नजर आती है। आज तक सैकड़ों बेटियों का अपने खर्चे से विवाह करवा चुके हैं। ये दोनों हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल है। भला ये तुम्हारी बेटी के साथ ऐसा बुरा व्यवहार क्यों करेंगे? अब तुम घर जाओ, ना तुम्हारे पास कोई सबूत है ना ही गवाह। मोहन रात में वापस अपने घर आता है। वह देखता है राधा उदास और दुखी मन से घर के एक कोने में चुपचाप पड़ी हुई है। मोहन बिना कुछ बोले किचन में जाता है, अपने हाथों से खाना बनाता है। मोती तो किसी तरह से खाना खा लेता है, पर राधा नहीं खाती है। मोहन राधा को समझाते हुए कहता है, राधा मैंने अपनी बेटी को पहले ही खो दिया है, अब तुम्हें नहीं खो सकता। अगर तुम्हें कुछ हुआ तो तुमसे पहले मैं मर जाऊंगा। राधा न चाहते हुए भी मोहन के हाथों से खाना खा लेती है। अगले दिन मोहन मोती को इधर उधर टहलते हुए देखकर उससे कहता है, मोती तुम्हारे ऊपर क्या बीत रही है यह मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ, और मैं यह भी जानता हूँ कि तुम जो कह रहे हो वह सच कह रहे हो। जब्बार अंसारी और भोला यादव ही मुन्नी की मौत का कारण है, पर हम क्या करें, हमारे पास कोई सबूत और गवाह भी नहीं है। यह सुनकर मोती को कुछ याद आता है और वह मोहन को लेकर एक ऐसी जगह जाता है जहाँ पर 3-4 लड़कियां आपस में खेल रही थी और वह सभी मुन्नी की दोस्त थी। मोहन उन सभी लड़कियों से सच जानने की कोशिश करता है। जिस दिन मुन्नी की मौत हुई उस दिन क्या हुआ था। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद एक लड़की मोहन को बताती है कि उस दिन आपके जाने के बाद हम लोग मुन्नी के साथ बगीचे में आम तोड़ने गए थे और मोती भी हमारे साथ गया था, पर बगीचे में जाने से पहले हम लोगों ने मोती को बगीचे के बाहर ही बांध दिया ताकि उसके भौंकने से बगीचे का मालिक हमें देख ना ले। जब हम लोग एक आम के पेड़ के पास पहुँचे तो हम लोग नीचे से आम नहीं तोड़ पा रहे थे, इसलिए मुन्नी पेड़ पर चढ़कर आम तोड़ने लगी। तभी हमें एक सफेद रंग की कार आती हुई दिखाई दी। हमने सोचा वह बगीचे का मालिक होगा, इसलिए हम लोग वहाँ से भाग आए, पर उसके बाद क्या हुआ हमें नहीं पता। सफेद गाड़ी का नाम सुनकर मोहन को याद आता है कि मोती भी उसी तरह की एक गाड़ी का पीछा कर रहा था और अब मोहन का सच पूरी तरह से यकीन में बदल चुका था। मोहन दोबारा से जांच के लिए भोला यादव के घर जाता है जहाँ पर जब्बार अंसारी भी था। वह देखता है भोला यादव ने अपने ड्राइवर की बहन की पढ़ाई के खर्च के लिए पूरे 40,000 रुपए दिए हैं और यह बात मोहन को थोड़ी अजीब लगती है। मोहन अपनी पत्नी राधा को भी यह सच्चाई बता देता है और कहता है जब तक मैं मुन्नी के कातिलों को शमशान नहीं पहुंचा देता तब तक मुझे चैन की सांस नहीं मिलेगी। एक दिन मोहन को उस पोखरे के किनारे एक ब्लैक रंग की जली हुई सिगरेट दिखती है। तभी उसे याद आता है कि उस दिन बिल्कुल इसी तरह की सिगरेट जब्बार अंसारी भी पी रहा था। अगले दिन हाईवे पर एक लाश पड़ी थी। खबर मिलते ही पुलिस वहाँ पर पहुँचती है और वह देखती है यह लाश किसी और की नहीं बल्कि जब्बार अंसारी की है। आसपास छानबीन करने के बाद पुलिस वालों को एक आदमी और एक कुत्ते के पैरों का निशान मिलता है और इसीलिए सीनियर पुलिस वाले का ध्यान मोहन और मोती पर ही जाता है। वह मोहन के घर पूछताछ करने के लिए जाता है। मोहन कहता है मैं अपने मोती को उधर पोटी कराने के लिए रोज लेकर जाता हूँ और सिर्फ पैरों के फुटप्रिंट मिलने से यह साबित नहीं हो जाता है कि मैंने ही जब्बार अंसारी को मारा है। पुलिस के पास मोहन के खिलाफ न तो कोई गवाह था और न ही सबूत, इसलिए वे वहाँ से चले जाते हैं। जब्बार अंसारी के मौत के अगले ही दिन दिलेर को पोखरे में एक और लड़की की लाश दिखाई देती है और वह जल्दी से गाँव वालों और पुलिस को बुला लेता है। पुलिस उस लाश को पोखरे से बाहर निकालती है, पर उस लड़की की मौत डूबने से नहीं बल्कि गला काटने की वजह से हुई थी। इस लड़की के बारे में आसपास के गांव और क्षेत्र में कोई भी जानकारी नहीं थी, इसलिए पुलिस इस लड़की का इश्तिहार अखबार में डलवा देता है ताकि यह बात लड़की के रिश्तेदारों और करीबियों को पता चल सके। खबर मिलते ही पुलिस स्टेशन में एक आदमी आता है और वह अपना नाम लल्लन राजभर बताता है जो उस मरी हुई लड़की का बाप था। वह पुलिस को बताता है जिस सामूहिक विवाह को जब्बार अंसारी और भोला यादव करवा रहे थे उसमें मेरी भी बेटी शामिल थी। शादी के बाद जब मैं अपनी बेटी से मिलना चाहा तो उन्होंने कहा कि मेरी बेटी शादी के बाद सऊदी चली गई है, पर मुझे क्या पता था कि मुझे अपनी बेटी की लाश देखनी पड़ेगी। पता लगाइए साहब मेरी बेटी के साथ आखिर हुआ क्या था। तभी वहाँ पर मोहन आ जाता है और उस आदमी से कहता है आपकी बेटी को जब्बार अंसारी और भोला यादव ने मार डाला, उसका गला काट कर उसे पोखरे में फेंक दिया। पुलिस वाला पूछता है यह सब तुम्हें कैसे पता। मोहन उसे बताता है मैं हर दिन की तरह उस दिन भी अपने मोती को टहलाने के लिए पुल के पास लेकर गया था जिस दिन जब्बार अंसारी का एक्सीडेंट हुआ था। मैंने वहाँ देखा जब्बार अंसारी वहाँ एक आदमी से सामूहिक विवाह वाली लड़कियों के सौदे की बात कर रहा था। डील 10 लड़कियों की हुई थी पर डीलर को 9 लड़कियां ही मिली थी। डीलर के पूछने पर जब्बार ने उसे बताया कि एक आभा नाम की लड़की बागी हो गई थी। वह सब कुछ पुलिस को बताना चाहती थी, इसलिए हमें उसका गला काटना पड़ा। उनकी सारी बातें मैंने सुन ली, इसलिए जब्बार ने अपने आदमियों से मुझे भी मारने की कोशिश की, पर मैंने उसके सभी आदमियों को मार दिया और जब जब्बार को पकड़ने की कोशिश की तो वह भागने लगा और इस दौरान एक ट्रक से उसका एक्सीडेंट हो गया। अब पुलिस को सच्चाई का पता चल चुका था। वह जिन्हें भगवान मान रहा था वे सबसे बड़े शैतान थे। भोला यादव को भी पता चल चुका था कि पुलिस उसे गिरफ्तार करने आ रही है। भोला यादव हथियार जेवर सारा सामान लेकर नेपाल भागने की कोशिश करता है, पर मोहन पोखरे के
पास भोला यादव को रोक लेता है। मोहन भोला यादव से पूछता है, मेरी बेटी ने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा था? सिर्फ 2 आम के लिए तुम लोगों ने मेरी बेटी को मार दिया। भोला यादव मोहन से कहता है, सिर्फ 2 आम के लिए हमने तुम्हारी बेटी को नहीं मारा। दरअसल उस दिन सामूहिक विवाह कराने के बाद हमने सभी दूल्हों को पैसे देकर वापस भेज दिया। लड़कों के जाने के बाद हमने लड़कियों से कहा कि जितने भी लड़के दूल्हे बने थे वे सभी भाड़े के टट्टू थे, इसीलिए शादी में हम लोगों का जितना भी खर्च हुआ है उसे निकालने के लिए हमने तुम्हारा सौदा विदेश में कर दिया है और इसके लिए हमें 20-20 लाख रुपए मिलेंगे। तभी एक आभा नाम की लड़की हमें धमकाने लगी कि वह हमारी यह सब करतूतें पुलिस को बता देगी, इसलिए हमने उस लड़की का गला काट दिया और यह सब कुछ तुम्हारी बेटी ने देख लिया था, इसलिए हम लोग उसका पीछा करके उसे पोखरे के पास लेकर गए और उस पोखरे में उसको डुबोकर मार दिया और अब तुम्हें भी मारकर उसी तालाब में फेंक दूंगा। मोहन की अपने बेटी के मौत का बदला लेने के जुनून में उसकी शक्ति 100 गुना बढ़ गई थी। वह भोला यादव के सभी आदमियों को बारी बारी से मारने के बाद उसी पोखरे में भोला यादव को भी डुबा डुबा कर मार देता है, जिस पोखरे में उसकी बेटी मुन्नी को भोला यादव ने डुबा कर मारा था। मोहन को अपनी बेटी के मौत का कारण भी पता चल गया था और वह अपनी बेटी के कातिलों से उसकी मौत का बदला भी ले लेता है। इस भोजपुरी मूवी की स्टोरी आपको हिंदी में कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और इसी तरह की स्टोरी देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।